आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम देख लेंगे मूर्त क्रियाकाल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 वर्ष माना गया है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। आपने दो अवस्था पढ़ लिए हैं, एक तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था और दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियाकाल। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके साथ साथ मूर्त क्रियाकाल सबसे सरल टॉपिक है। मतलब चारों अवस्थाओं में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कठिन जो अवस्था है माना गया है या समझने में थोड़ा सा परेशानी जो होती है वो पूर्व क्रियाकाल को देख। तो यहाँ पे मूर्त क्रियाकाल और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोनों एक ही नाम है, दोनों को नाम से। और यहाँ पे जो अंग्रेजी में इसका जो नाम है, इंग्लिश में नाम है, उसको भी आपको अच्छे से देखने होंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्याजे के संज्ञानात्मक अवस्था या बौद्धिक विकास की अवस्था में तीसरी अवस्था कौन सी है ना। तो आपको ये जो इंग्लिश में इसका नाम है उसको अच्छे से आपको देखना चाहिए और कितने वर्ष तक है इसको भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। बहुत मज़ेदार है ये, बाकी वीडियो से थोड़ा सा कम समय का बन सकता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत, लचीला और व्यवस्थित होता है। वह छोटे बच्चों की बजाय बड़ों की विचार प्रक्रिया से अधिक मिलता जुलता। मतलब आपने जो पढ़ा है पहले 0 से 2 से 7 वर्ष तक के आपने पढ़ा, अभी जिससे हम काल की बात कर रहे हैं वो 7 से 11 वर्ष की। मतलब सीधी सी बात है कि अभी की अपेक्षा या कह सकते हो इस अवस्था में यदि हम विचार करें तो इनका भी विचार जो है पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत होगा। सीधी सी बात की इसका उम्र भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस नाम से भी आपको पता होना चाहिए मूर्त मतलब क्या होता है। जो भौतिक रूप से किसी बच्चे के समक्ष रख दिया जाए उनके बारे में जानकारी अधिक रूप से जानना। मतलब इसमें जो भी चीज़ें होगी इनके समक्ष मूर्त रूप से है ना, भौतिक रूप से इसके सामने रहेंगे, उसी के बारे में सारी चीज़ें ये अच्छे से जान पाएंगे। ये इसकी क्या है, आपका केंद्र है। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि इसमें जो तर्कसंगत, थोड़ी सी लचीला और व्यवस्थित होता है इसका विचार, और इनमें छोटे बच्चों के बजाय इनके जो विचार होता है बड़ों के विचार की प्रक्रिया से अधिक मिलता जुलता है। अब 7 से 11 वर्ष के बच्चे मतलब 7 वर्ष, दूसरी, तीसरी, चौथी, लगभग जो है 5वीं कक्षा के बच्चों तक। अब दूसरी कक्षा को बात करिए, तीसरी कक्षा वाले से बात करिए। मैं हमेशा तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा के ज़्यादा मैंने क्लासेस लिया है, तो तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चे में जो तर्क शक्ति होता है वाकई में बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। मतलब इस अवस्था के आधार पर, मूर्त क्रियाकाल के आधार पर, मतलब यहाँ जो पढ़ेंगे वो लगभग 5वीं तक के बच्चों के लिए ज़्यादा मतलब महत्व रखता है। तो सारांश में हम देखेंगे इस अवस्था में सोचने की गति द्रुत गति से परिवर्तन होता है। मतलब बहुत ही जल्दी से परिवर्तन होता है, मतलब ये समझो तेज गति से परिवर्तन होता है, क्योंकि समझने की शक्ति में वृद्धि होती है। मतलब इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक जाते जाते इनमें जो सोचने की गति है उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से परिवर्तन होता है। इसमें सोचने की शक्ति में सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में माना गया है ना। अब यहाँ पे जब वास्तविकता से परिचित होने के कारण, चूँकि पिछले वीडियो में हमने देखा कि बच्चे जो है सांकेतिक भाषा या कह सकते हो आप प्रतीकात्मक रूप के रूप में ज़्यादा वो नकल करते हैं या नाटक करते हैं, जो भी ये हम देखते हैं। लेकिन जब से बच्चे 7 से 11 वर्ष का होता है तो वास्तविकता से परिचय होने के कारण दूसरों की नकल करने एवं ध्यान केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। मतलब इस साल या इस अवस्था के बच्चे नकल करना, दूसरों की मतलब अनुकरण करना कम कर देता है, क्योंकि वो वास्तविकता से परिचित हो जाता है। मतलब यदि कोई बच्चा जो है माँ का रोल करता है, अनुकरण करता है ना, या कोई भी चीज़ें जैसे आवाज़ें निकल रही है तो उसका अनुकरण क्या करता है, वो पूर्व क्रियाकाल तक के लगभग करता है, हमने आपको बताया सांकेतिक रूप से। लेकिन ये जानता है कि आवाज़ क्या है, किस प्रकार से इससे परिचित हो चुका है, तो नकल करने से बचता है और इसमें कमी आती है। केंद्रीकरण मतलब ये जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था के आसपास की चीज़ों के अलावा सभी चीज़ों व्यापक रूप से
मतलब इसमें ध्यान केंद्रीकरण का आ जाता है, मतलब व्यापक रूप से, मतलब क्षेत्र इसका बढ़ जाता है। केंद्रीकरण मतलब क्या होता है? सीमित। केंद्रीकरण मतलब क्या होता है? सीमित हो जाता है। तो केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति भी कमी होती है इसमें, मतलब जो सीमित अवस्था था, है ना, ध्यान जो सीमित था इनका, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाती है, मतलब केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति में कमी आती है। तर्क एवं अंतर संबंध स्थापित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तर्क लगाना और जो है अंतर संबंध, मतलब छोटा बड़ा, है ना, मोटा पतला, मात्रा लंबाई, ये सारी चीज़ों में अंतर संबंध स्थापित करने की क्षमता में इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बोलेंगे कि सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, तो बच्चा बता देगा कि कुत्ता भी जानवर है, सभी कुत्ते जानवर है, इसलिए यह कुत्ता, उसके सामने जो कुत्ता रहेगा बता देगा ये कुत्ता जानवर है, ये तर्क लगा लेगा। उसी प्रकार से आप बता देंगे कि 1 फुट में, मेरे वीडियो देखा करिए, मैंने जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो बहुत सारे वीडियो मैं यूट्यूब में डालता हूँ, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो बता देगा कि 12 इंच का 1 फुट होता है, वो बता देगा, है ना। तो मतलब तर्क एवं अंतर संबंध स्थापित करने की क्षमता में भी उसकी वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि वस्तुओं के बिना समूह में समानता एवं असमानता भी स्थापित वो कर सकते हैं। अब कैसे? वस्तुओं के बिना, आपके पास वस्तु भी नहीं है, मतलब उसको दिखाने के लिए आपके पास कोई वस्तु भी नहीं है, फिर भी वो समानता और असमानता के आधार पर वो क्या कर सकता है? वस्तुओं के बिना समूह में समानता व असमानता भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैंने बोला यहाँ मूर्त अवस्था है, तो यहाँ पे समानता और समानता उनके संबंधित होना चाहिए। कैसे संबंधित होना चाहिए? वे वस्तु ऐसा होना चाहिए जो दिन प्रतिदिन खेल या कार्यकलाप में उपयोगी होती हो, उनके खेल में उपयोगी होते हो, या उनके दिन प्रतिदिन में उपयोग होने वाले ऐसे वस्तु हो जिनसे वो संपर्क में आते हो। तो ऐसे वस्तुओं के बारे में आप जो उनसे समूह बनाने के लिए बोलिए, या उसको मत दिखाइए, केवल बात करिए। जैसे यहाँ बोल लीजिए आप गेंद के बारे में बात करिए, गेंद कितने प्रकार, कौन कौन सा गेंद होते हैं, तो बता देगा, एक रबड़ का होता है ना, एक प्लास्टिक का होता है, वो बता देगा। उसको अलग अलग करेंगे, 4 रबड़ का गेंद है, 4 प्लास्टिक का गेंद है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, कितने कितने होंगे, तो 4 4 बता दे। उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन उपयोग होना, जैसे खाने से संबंधित हो गया, या उसके घर के आसपास या उसके बस्तर से संबंधित हो गया, ये सारी चीज़ें जिसको नहीं भी दिखाएंगे, जो उससे जुड़ा हुआ हो, तो उसमें वो क्या कर सकता है? वस्तुओं के बिना समूह में समानता और असमानता स्थापित आराम से कर सकते। जटिल संयोजकों एवं समूह में समानताएं व असमानताएं निर्धारित करना भी इस आयोग की सर्व प्रमुख विशेषता है। अब यहाँ पे जटिल मतलब थोड़ी सी और आगे अब चल के चलिए, मतलब वो तो बिना वस्तुओं के बिना भी तो कर सकता है, लेकिन जटिल संयोजकों एवं समूह में, जैसे उदाहरण के लिए आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मौखिक, आप किसी चीज किसी प्रश्न को मौखिक आप पूछिए, अब यहाँ पे मौखिक पूछेंगे तो जटिल हो जाएगा। जैसे आपको उसको पूछिए 5 फूल है, 5 फूल है एक लाइन में 5 फूल है, तो 5 लाइन में कितने फूल होंगे वो बता देगा। मतलब मौखिक रूप से प्रत्युत्तर देने में उनकी क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन त्वरित यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं त्वरित, तो वो नहीं बता पाएंगे, वो इसमें कैलकुलेशन जरूर कर देंगे, लेकिन आप बोलेंगे तुरंत उत्तर दे तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। हाँ, लेकिन यही चीज़ें उसको भौतिक रूप से उसके सामने रख दिया जाए, उसको दिखा दिया जाए, तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? मूर्त क्रिया काल। तो जटिल संयोजकों एवं समूह समानताएं व असमानताएं निर्धारित करना भी इस आयोग की सर्वप्रमुख विशेषता है। इस काल में वह संपूर्ण स्थिति उसकी भाग के बारे में अनुमान करने में सक्षम हो जाते हैं। या देखो यहाँ 7वां से 8वां पढ़ लेते हैं पहले। इस अवस्था में बालक गणितीय गणना में पूर्ण दक्षता तो नहीं होता, परंतु मात्रा के आधार पर कम या ज़्यादा में अंतर अवश्य कर सकता है 7 से 11।
यहाँ पे जो बोला गया है उसको यदि हम देखें यहाँ पे, तो मात्रा के आधार पर कम या ज़्यादा अंतर अवश्य कर सकता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि पूर्व क्रियाकाल के बच्चे जो होते हैं वो हमने उसके सामने इस प्रकार से पात्र रखा, अब पात्र में क्या डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिए, है ना, मात्रा, और थोड़ा सा चौड़ा पात्र रखा उसमें पानी डाल दिए, तो वो वहाँ पे ये बताने में असमर्थ होता है कि मात्रा बराबर है कम है। लेकिन यहाँ पे मात्रा के आधार पर कम या ज़्यादा में अंतर बता सकता है। किसी भी एक अभिलक्षण, जैसे यहाँ पे रंग, आकार, माप के आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता होती है। मतलब कोई भी एक अभिलक्षण बता दीजिए, रंग के आधार पर उसको वर्गीकरण करने के लिए बोलिए, आकार के आधार पर करने के लिए बोलिए, माप के आधार पर करने के लिए बोलिए, तो वो वर्गीकरण कर सकता है। उसके बाद 11वां नंबर ये कहता है, उन्हें वर्गीकरण के ऊपर नीचे क्रमों का अधिक बोध है और वह एक व्यापक वर्ग और दो उपवर्गों पर एक साथ अर्थात एक ही समय में तीन संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 11वां नंबर को ध्यान रखिएगा, 11वां 12वां का एक साथ में उदाहरण दूंगा। मूर्त संख्यात्मक बच्चा क्रम को मन में भी निर्धारित कर सकता है। यह क्षमता संक्रमित निष्कर्ष निकालती है। यह क्या कहलाता है, क्षमता संक्रमित निष्कर्ष। संक्रमित मतलब क्या होता है, मतलब ए बी सी यदि तीनों में इसको तुलनात्मक करना है तो वो क्रम को निर्धारित कर सकता है। मतलब बढ़ते क्रम घटते क्रम, वो निर्धारित स्थिति आधार पर वो बढ़ते क्रम घटते क्रम, मतलब घटते से बढ़ते, बढ़ते से घटते क्रम में वो आ सकता है और जा सकता है, आपको बता सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत बेस्ट उदाहरण है, अब ये सीजी टेट में आया भी था। जैसे कि एक डंडे, ए डंडे बी डंडे से ज़्यादा लंबी है और बी डंडी सी से लंबी है, ठीक है। तो बच्चों को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि डंडी ए डंडी सी से लंबी है। डंडी ए जो है बी से लंबी है और बी जो है सी से लंबी है, तो सीधी सी बात है ए डंडी बी से लंबी, यहाँ तक पहुंचना चाहिए। अब इसका आंसर लिया था सकर्मक विचार, लिया था सकर्मक विचार। इस विचार को क्या कहेंगे आप, लेकिन यह काल्पनिक रूपांतरण पर कठिनाई होगी। काल्पनिक रूप से यदि बोल दिया जाए कि डंडा ए है, बी है और सी है, इसमें डंडा ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, तो इसमें से कौन बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो ये काल्पनिक रूपांतरण हो गया। लेकिन यदि इसी को भौतिक रूप से आप उसके सामने रखेंगे, कोई भी चीज़ या पेन को ही रख दीजिए, छोटा बड़ा पेन को रखे उसके सामने रख दीजिए और उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करिए, तो बिल्कुल वो निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा और आपको बता देगा। तो वही है कि उन्हें वर्गीकरण के ऊपर नीचे क्रमों का अब अधिक बोध है। वह एक व्यापक वर्ग दो उपवर्ग पर एक साथ अर्थात एक ही समय में तीन संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक एकांत दृष्टिकोण नहीं होगा, अब उसका दृष्टिकोण थोड़ा सा विस्तारित हो गया, मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है। अब आता है स्थानिक सोच। अब स्थानिक सोच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोनों को हम एक साथ समझेंगे, स्थानिक सोच और दिशाओं की समझ। स्थानिक सोच इस स्तर के बच्चों को, 7 से 11 वर्ष के बच्चों को, और आप जो है पूर्व क्रियाकाल के बच्चे मतलब 7 साल तक के बच्चों को आप देखेंगे। यदि आप किसी को बोलेंगे कि फलाना या कोई मंदिर आपके दायां भाग में है, यहाँ से जाओगे या बोल सकते हो दायां भाग में है, तो वो दायां और बायां का स्पष्ट जो है उल्लेख नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई बच्चा जो है कम उम्र का है, मतलब 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, वो दायां बायां को स्पष्ट रूप से नहीं समझेगा और वो किसके दायां को बताना है और किसके बायां को बताना है ये स्पष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इस उम्र के बच्चे आते आते जो है, यदि इसको बोला जाए कि बायां तरफ, है ना, मेरे बायां तरफ या उनके बायां तरफ, इस तरह से बात नहीं करके उसको बायां तरफ क्या है ऐसे पूछेंगे तो आराम से बता देगा कि बायां और दायां क्या है। ठीक, एक और उदाहरण आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई बच्चे को आप बोलेंगे कि दायां जाने पर एक मंदिर है, दायां जाने पर एक मंदिर है और मंदिर से बायां जाने पर राजू का घर है।
तो 2 से 7 वर्ष के बच्चे थोड़ा सा समझने में कठिनाई महसूस करेंगे, लेकिन 7 से 11 वर्ष के बच्चे जाते जाते दायां मुड़ेंगे, फिर वो जाके बायां मुड़ेंगे और समझ जाएंगे कि यहाँ पे राजू का घर है, ये समझ जाएंगे। अब उसी प्रकार से यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों को यदि किसी कोई रास्ता पूछे कि हमको किस प्रकार से रास्ता यहाँ इसके यहाँ जाना है, तो वो बताने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं। लेकिन 7 से 11 वर्ष के बच्चे थोड़ा सा दायां बायां है ना अपने स्तर पे आराम से बता सकता है। उसी को कहा गया है संज्ञानात्मक नक्शे की समझ। संज्ञानात्मक मतलब होता है ज्ञान, जानकारी, है ना, समझ, ये सब क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है। तो संज्ञानात्मक नक्शे की समझ क्या होता है कि छोटा रूप, बड़ा रूप नहीं, बहुत बड़ा रूप नहीं, बच्चे जिसके बारे में देखते हैं, देख चुके हैं और सीधा सीधा उसका उपयोग किया जाए। जैसे यहाँ पे एक क्या है, आपका घर है, मतलब स्कूल है, स्कूल की दिशा मान लीजिए इसी प्रकार से है और उसको आप नक्शा बना दीजिए, इस प्रकार से नक्शा बना दीजिए, यहाँ पे बोर्ड बना दीजिए, यहाँ पे खिड़की बना दीजिए, यहाँ पे और कुछ बना दीजिए, यहाँ पे सीढ़ी बना दीजिए, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये बोर्ड है, यहाँ पे 2 खिड़की है, यहाँ पे रास्ता है। लेकिन उसी को आप जो है इस प्रकार से उसको बना के दिखाएंगे, इस प्रकार से भी बना के दिखा दिए ये क्या है ऐसा, तो वो थोड़ा सा कठिनाई महसूस करेगी। मतलब जिस दिशा में है उसी दिशाओं की समझ, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। संज्ञानात्मक नक्शे की समझ मतलब छोटा रूप, मतलब जो बच्चे जैसा उन्होंने देखा है उसी रूप में प्रस्तुत करना और उन्हीं को उनको नक्शे बनाने के लिए बोलना या नक्शे के बारे में पूछना, क्योंकि मूर्त रूप है, मूर्त क्रियाकाल है ये, तो ये आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इसका रूपांतरण करके पूछा जाए तो थोड़ा उनको मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है यहाँ पे नक्शे की समझ ना बोल करके संज्ञानात्मक नक्शे की समझ कहा गया है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे तभी व्यवस्थित या तार्किक ढंग से सोचते हैं जब उनके सामने मूर्त जानकारी हो जिसका वे प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। अमूर्त विचारों जो वास्तविक संसार में दिखाई नहीं देते के संबंध में उसकी मानसिक संक्रियाएं ठीक से काम नहीं करते। मतलब जिसको महसूस कर सके, देख सके, अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसी के बारे में वो बहुत ही अच्छे ढंग से बता पाते हैं। अन्यथा यदि अमूर्त विचारों जो वास्तविक संसार में दिखाई नहीं दे रहे हैं उसके बारे में यदि उनसे पूछा जाए या जानकारी दे, ठीक से वो काम नहीं कर पाएगी, उसकी मानसिक संक्रियाएं ठीक से वहां पे काम नहीं करती। तो इसका यदि सार देखें, सारांश देखें इसका, तो यदि मानसिक कल्पना या दूसरों की आचरण का अनुसरण, दूसरों की आचरण का अनुसरण, नकल करना, क्रम तय करना, क्रम बताया था आपको, ए सी वाला बता दिया था। अपने तत्कालिक वातावरण के प्रति लयबद्ध सोच विकसित करना, दायां बायां किस प्रकार से क्या है, नियमबद्ध व्याख्या, वो नियम बता सकते हैं किस प्रकार से बोलना है, सारी चीजें वो एक के बाद एक बोल सकते हैं, ये उसकी निचोड़ है। मतलब दूसरों के आचरण का अनुसरण, मतलब वो सीख रहा है, वो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके अनुसरण करने की जता आ जाती है इसमें। नकल करना इसकी इसमें होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा है, आपको ध्यान रखना है, वास्तविकता से परिचित होने का दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति में कमी आती है। दूसरों की नकल करने में प्रवृत्ति, लेकिन नकल जरूर करता है ना, नकल कर सकता है, लेकिन दूसरों की नकल करने में थोड़े से कमी आती है। अपने तात्कालिक वातावरण के प्रति मतलब जो वातावरण उनके सामने है, भौतिक रूप से अनुभव कर रहा है, दिख रहा है ना, उनमें वो सोच विकसित होता है, उसमें क्षमता विकसित ज़्यादा होता है, ठीक। ये इसकी निचोड़ है। तो सीधी सी बात है कि मूर्त क्रिया काल में वही चीज इनको अच्छे से समझ आएगा जो उनके सामने समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, है ना। अमूर्त क्रिया काल में प्रस्तुत किया गया हो अमूर्त रूप से, तो वो ठीक से इनके मानसिक विचार में काम नहीं आए। काल्पनिक रूपांतरण भी बहुत कठिनाई होती है। तो ये छोटा सा मतलब ये वीडियो रहा मूर्त क्रिया काल का, मैंने पहले बोला था बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा इनका। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहे होंगे, और जैसे आप
आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। केवल आप जो है अपने माहौल को बना के रखिए, माहौल पीछे मत हटिए। कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और आपको पढ़ना भी पड़ सकता है बहुत जल्द। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपको प्रश्न इस प्रकार से किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, दूसरों को बताएं और सबको मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बेटा कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बता के नोटिफिकेशन नहीं आता भाई। हो सकता है वो आपको 2 दिन बाद ही नोटिफिकेशन जारी कर दे या 1 महीने के बाद ही नोटिफिकेशन, अब आप धरे के धरे रह जाएंगे। फिर आपका सोचो मत, आगे बढ़ो। थैंक यू।